हेलो, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, कोरोना वायरसेस के ट्यूटोरियल पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत मैं आपको कोरोना वायरसेस क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर और जीनोमिक स्ट्रक्चर तथा होस्ट सेल साइकिल आदि के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के प्रति हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के पार्टिसिपेटिंग सेल्स किस तरह इस वायरस को एलिमिनेट करने का एफर्ट करते हैं। वहीं कुछ पेशेंट्स में इनका कंप्लीट एलिमिनेशन क्यों नहीं हो पाता है और इससे कोविड-19 के डेडली सिम्टम्स एक्सपोज होते हैं, यहाँ तक कि ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या अदर ऑर्गन्स फेल्योर के कारण पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। SARS-CoV-2 के इम्यूनोपैथोलॉजी के विषय में डिस्क्राइब करने से पहले, इसीलिए आज कोरोना वायरसेस पार्ट 3 के अंतर्गत मैं बॉडी के इम्यून सिस्टम की डिफेंस मैकेनिज्म के विषय में आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि आगे चल के क्लासेस में आपको SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के प्रति बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोपैथोलॉजी और कोविड-19 की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर हो सके। SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के प्रति बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इम्यून सिस्टम क्या है, यह सिस्टम कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से सेल्स इस सिस्टम के अंतर्गत एंटीपैथोजन के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। शरीर में किसी पैथोजन, फॉर एग्जांपल वायरसेस, पैरासिटिक बैक्टीरिया, फंजाई आदि या एंटीजेंस के प्रति डिफेंड करने की और संक्रमण से सुरक्षा की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। इसे शरीर की प्रतिरोध क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। यह इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। हिंदी में इन्नेट इम्यूनिटी को सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं और एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी को उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह इम्यूनिटी जन्मजात और आनुवंशिक होती है। यह प्रतिरक्षा की फर्स्ट लाइन बनाती है। इसमें सभी प्रकार के इन्फेक्शन के प्रति सामान्य और तीव्र प्रतिरक्षा होती है। इसमें पैथोजन या एंटीजेंस को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसको अविशिष्ट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की सेल्स इंटरफेरॉन्स तथा अन्य केमिकल्स सिक्रीट करती हैं, इन्हें साइटोकाइन्स कहते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट करती चलूँ, इंटरफेरॉन्स विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो किसी वायरस से संक्रमित कोशिका के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। ये उस इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के माध्यम से समीप की हेल्दी सेल्स में पहुंचते हैं और वहां पर ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकते हुए स्वस्थ कोशिकाओं को आगे वायरस के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसी तरह से अन्य अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी इनेट इम्यून सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। इनको कॉमन रूप में साइटोकाइन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन्स, कीमोकाइन्स आदि। इंटरफेरॉन्स होस्ट सेल में वायरस रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करके इन्हें संक्रमण से बचाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरफेरॉन वे ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ हैं जो इन्फेक्टेड और विशेष रूप में वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा निकलते हैं और समीप की हेल्दी सेल्स में पहुंचते हैं और वहां पर यदि वायरस पहुंचता है तो पहले से उपस्थित इंटरफेरॉन वायरस रेप्लिकेशन को उस हेल्दी सेल में रोकते हैं।
इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। पहले बताते चलें कि सुरक्षा की पहली लाइन बनती है। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले फास्ट रेट से इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की सेल्स एक्टिवेट होकर शरीर की सुरक्षा में लग जाती हैं, और जब पूरी तरह से सुरक्षा नहीं स्थापित होती है तो इतने में इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और आगे की सुरक्षा का कार्य ये संभालते हैं। अब आता है एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ये शरीर के प्रतिरक्षा की सेकेंड लाइन बनती है। इस इम्यूनिटी में भिन्न प्रकार के पैथोजेंस या एंटीजेंस से प्रतिरक्षा के लिए भिन्न प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। स्पष्ट कर दें, यहाँ पर हर प्रकार के इन्फेक्शन के लिए एक सामान्य रिएक्शन होता है, जबकि एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में अलग अलग पैथोजन या अलग अलग एंटीजेंस के लिए शरीर में अलग प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना की जाती है। यह प्रतिरक्षा जन्मजात न होकर एंटीजन या पैथोजन के प्रभाव से शरीर अर्जित करता है, और यह प्रतिरक्षा अपेक्षाकृत धीमी गति से लेकिन अधिक स्थायी होती है। सामान्यतः ये इनेट इम्यूनिटी स्थापित होने के बाद लगभग 6 से 8 दिन के बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाती है। चूँकि एंटीजन या पैथोजन के प्रभाव से शरीर इस प्रकार की प्रतिरक्षा की स्थापना बाद में करता है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इस प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स में 2 प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स भाग लेते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों ही लिम्फोसाइट्स एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के मुख्य सेल्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेती हैं, और बी लिम्फोसाइट्स ये प्लाज्मा सेल में बदलकर एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं, और उन एंटीबॉडीज़ के माध्यम से शरीर की इम्यूनिटी बनती है। इसलिए बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्थापित होती है उसे ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। आपने जाना कि शरीर की प्रतिरक्षा किसी एंटीजन या पैथोजन के 2 प्रकार से स्थापित होती है, फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में अनेक बैरियर्स और अनेक प्रकार के सेल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा में तीव्र दर से तुरंत स्वाभाविक रूप में और सभी इन्फेक्शन के लिए एक सामान्य प्रतिरक्षा की स्थापना करते हैं। तो अब देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स अधिक प्रतिभाग करते हैं। फर्स्ट, मैक्रोफेज। ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो टिश्यूज़ में इधर उधर भ्रमण करती हुई पैथोजेंस का भक्षण करती हैं और अन्य इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट भी करती हैं। फैगोसाइटोसिस वो क्रिया होती है जिसमें कोशिकाएं सीडोपोडिया या प्रोसेसेस या प्रवर्ध बनाकर किसी एंटीजन या पैथोजन का भक्षण कर लेती हैं और लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर देती हैं। इस क्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं और फैगोसाइटोसिस क्रिया करने वाले सेल्स को फैगोसाइटिक सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स। ये फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स हैं जो भक्षण के अलावा टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन मीन्स विषैले पदार्थ। टॉक्सिन रिलीज करके पैथोजेंस को नष्ट करती हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन पर अन्य इम्यून सेल्स को भी रिक्रूट करती हैं। आपको यहाँ बताते चलें, ब्लड में हमारे 3 प्रकार की ब्लड कार्पसेल्स पाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं और ल्यूकोसाइट को वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट।
जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं या जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है और ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट जिनका साइटोप्लाज्म होमोजेनस होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल और ग्रेनुलोसाइट वाइट ब्लड सेल्स हैं। नेचर में ये फैगोसिटिक होते हैं और फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जो पैथोजेंस को नष्ट करते हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन पर ये अन्य इम्यून सेल्स को रिक्रूट करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल्स। ये भी विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं जो परफोरिन केमिकल रिलीज करती हैं। परफोरिन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनके प्रभाव से पैथोजन या एंटीजन की जो कोशिकाएं हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स या छिद्र बन जाते हैं। अब ये कोशिकाएं परफोरेटेड जब हो जाती हैं तो इनमें साइटोप्लाज्म का वाटर या अन्य पदार्थ भर जाता है और स्वयं कोशिका बर्स्ट होकर या फटकर नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये भी एक प्रकार की लिम्फोसाइट हैं और परफोरिन रिलीज करके ये टारगेट सेल्स जो वायरस, मुख्यतः वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं या ट्यूमर सेल्स होती हैं, इनको परफोरेट करके उनको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स विशेष प्रकार की एक किलर कोशिकाएं हैं और इम्यून सिस्टम में ये भाग लेती हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल में 3 भाग होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। साइटॉन मेन सेल बॉडी होती है जिनके बाहर छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, उनको डेंड्राइट कहते हैं। इन कोशिकाओं में भी बाहर डेंड्राइट्स के समान ही ये प्रोसेसेस या प्रवर्ध पाए जाते हैं, इसलिए इन सेल्स को डेंड्रिटिक सेल कहा जाता है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वे सेल्स होते हैं जो एंटीजेंस को ग्रहण करके और उनको अपनी कोशिकाओं में लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा पचाते हैं और उनको टुकड़े में तोड़ देते हैं और ये रिएक्टेड पदार्थ फिर इनके सरफेस पर आ जाते हैं। इस तरह से जो इम्यून सेल्स होती हैं, मुख्यतः एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, वे सरफेस पर उपस्थित इन एंटीजन रिएक्शंस को पहचानती हैं और सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर देती हैं और इस तरह से इम्यूनिटी की स्थापना में सहायक हो जाती हैं। ऐसी सेल्स को जिनकी सरफेस पर ये पदार्थ उपस्थित होते हैं, मुख्यतः मेजर हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या MSC कॉम्प्लेक्स टाइप 2 उपस्थित हो जाते हैं, तो उन कोशिकाओं को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। डेंड्रिटिक सेल भी एक प्रकार के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंतर्गत आते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स इनेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस के बीच लिंक स्थापित करने का काम करते हैं। मीन्स एंटीजेंस और पैथोजेंस को नष्ट तो करते ही करते हैं और उन पदार्थों को अपनी सतह पर लाकर एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस को भी एक्टिवेट करते हैं और वे इन एंटीजेंस की पहचान करके फिर इनको नष्ट करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट, मास्ट सेल्स। ये सेल्स केमिकल्स जैसे हिस्टामीन युक्त ग्रेन्यूल्स रिलीज करती हैं। इनके कारण इन्फ्लेमेशन मीन्स प्रदाह उत्पन्न होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे अधिक से अधिक इम्यून सेल्स और रक्त में उपस्थित अन्य हेल्पफुल पार्टिकल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन या इंजरी के स्थान पर आसानी से पहुंचकर प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। बेसोफिल्स ये भी एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स हैं
बेसोफिल्स भी हिस्टामिन रिलीज करती हैं जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करके वैसोडाइलेशन करती हैं। हिस्टामिन का एक काम यह भी है कि ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी ये जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो इसके कारण जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ती है और इसके साथ साथ वो फैल भी जाती हैं। इससे ब्लड का फ्लो तीव्र हो जाता है। ये कोशिकाएं टाइप 2 हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के डिफ्रेंशिएशन और IgE एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। यहाँ आपको स्पष्ट कर दें, लिम्फोसाइट सेल्स दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स भी कई प्रकार की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, हेल्पर कोशिकाएं। तो जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं इनको CD4+ लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और TH2 लिम्फोसाइट जो टाइप 2 की हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं उनको TH2 लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो इनके डिफरेंशिएशन को और इस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। इओसिनोफिल, ये कोशिकाएं लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा पैथोजेंस को नष्ट करती हैं और शरीर को इम्यूनिटी, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी प्रदान करती हैं, साथ ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी उत्पन्न करती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी स्थापित होती है, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होने पर इनेट इम्यूनिटी ही एक्टिवेट होता है और ये बाय बर्थ और हेरिडिटरी होता है, यानी आनुवंशिक होता है। एंटीजन शरीर में जब पहुंचता है तो एक सीक्वेंस में इम्यूनिटी की स्थापना होती है और वो पैथोजन या एंटीजन नष्ट किया जाता है। इसमें अनेक फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फिर अनेक प्रकार के केमिकल पदार्थ होते हैं, साथ ही साथ इनेट इम्यूनिटी में भाग लेने वाले अनेक प्रकार के सेल्स होते हैं जिसका डिस्कशन मैंने इसके पहले आपको किया है, जैसे नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, मास्ट सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स आदि। तो ये सेल्स अपनी अपनी तरह से शरीर की सुरक्षा में, और चाहे वो फैगोसाइटिक के द्वारा हो, चाहे परफोरिन केमिकल के द्वारा हो या साइटोकाइंस के माध्यम से हो, इन पैथोजेंस को नष्ट करती है। इफ़ पैथोजेंस का लोड ज़्यादा है और नष्ट नहीं हो पाते हैं तो एडेप्टिव इम्यूनिटी स्थापित होती है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो प्रकार की सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो अब ये देखते हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स किस तरह एक्टिवेट होते हैं और टी और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे स्थापित होती है। मैंने आपको बताया कि कुछ सेल्स जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या APC सेल्स कहते हैं, ये मुख्यतः डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स आदि को हम APC या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। ये सेल्स पैथोजेंस या एंटीजेंस को अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट भी करते हैं या इनको फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं और फिर ये रिएक्टिव पदार्थ इनके ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनके सरफेस पर लाते हैं। ये एंटीजन युक्त जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इनको अब एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेने वाले सेल्स पहचानते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनको पहचान कर अपनी अपनी तरह से उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही डिस्क्राइब करूँगी कि किस तरह से टी और बी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी की स्थापना करते हैं। जहाँ पर आपको ड्रॉ किया गया है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। एक सेल वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट किया गया और इनके सरफेस पर एंटीजन रिएक्टिव पदार्थ शो किया गया। ये मुख्य रूप में एंटीजन
प्रेजेंटिंग सेल या एपीसी सेल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जिनके सरफेस पर एमएससी कॉम्प्लेक्स के रूप में, मुख्यतः एमएससी कॉम्प्लेक्स 2 के रूप में ये वायरल एंटीजन सपोज करें पैथोजन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ। अब इसको टी हेल्पर लिम्फोसाइट, आपको बताएं लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, टी और बी। टी लिम्फोसाइट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिनको 1, 2, 3, 4 के रूप में भी जानते हैं। इनमें से कुछ टी लिम्फोसाइट सप्रेसर सेल्स होते हैं, कुछ को जिनकी सरफेस पर CD4 प्रोटीन पाई जाती है उनको CD4 टी सेल्स या टी हेल्पर सेल कहते हैं। यही सेल HIV की टारगेट सेल्स भी होती हैं। इसके अलावा मेमोरी सेल्स होती हैं। कुछ टी लिम्फोसाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सरफेस पर CD4 की जगह पर CD8 प्रोटीन पाया जाता है, उनको CD8 प्लस टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट या CD4 टी लिम्फोसाइट्स इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सतह पर उपस्थित जो ये कॉम्प्लेक्स हैं, इनको ये आइडेंटिफाई करके ये एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये नेक्स्ट इधर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स या CD8 टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं और ये ही टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करती हैं। इस तरह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इधर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस में भी भाग लेती हैं, एक्टिवेट करती हैं, और दूसरी तरफ ये ह्यूमरल एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस में भी भाग लेती हैं या उनकी सेल को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, टी लिम्फोसाइट्स जब इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सतह पर उपस्थित विथ वायरल एंटीजन कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, तो अब इनको सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान, यानी अपने शरीर के लिए कौन डेंजरस है और कौन हमारे सेल्फ हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेती हैं। अब इसके साथ साथ इनके प्रभाव से जो CD8 टी लिम्फोसाइट हैं, इनको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की स्थापना करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स ये अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा केवल पैथोजन को नहीं बल्कि पैथोजन युक्त उन इन्फेक्टेड सेल्स को ही पूरा नष्ट कर देती है। इस तरह वो सेल भी नष्ट होता है और साथ साथ उसके अंदर उपस्थित पैथोजन भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरी तरफ यही टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करती हैं और बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये प्लाज्मा सेल में बदल जाती हैं। यहाँ बी सेल लिखा है, लेकिन ये जब अपना काम एंटीबॉडी के निर्माण का करती हैं तब उनको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। और प्लाज्मा सेल फिर क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडीज़ अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन एंटीबॉडीज़ ये प्रतिरक्षी पदार्थ हैं जो विशिष्ट एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी को ह्यूमरल एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इस तरह से पहले इनेट इम्यूनिटी के द्वारा शरीर अपनी सुरक्षा करता है, और अगर पैथोजन का लोड ज़्यादा है और इनेट इम्यूनिटी के द्वारा वे नष्ट नहीं हो पाते हैं तो शरीर एडेप्टिव इम्यूनिटी के द्वारा विशेष प्रकार के एंटीजन या पैथोजन के प्रति सुरक्षा की स्थापना कर लेता है। और इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं मेमोरी सेल भी, जैसे टी में भी टी मेमोरी सेल होती हैं और बी में भी बी मेमोरी सेल होती हैं। तो फर्स्ट इम्यूनिटी में, एडेप्टिव इम्यूनिटी में कुछ समय भले लग सकता है, लेकिन वो मेमोरी सेल्स इन सारी रिएक्शंस और एक्शंस को मेमोरी में रखती हैं, जो नेक्स्ट इन्फेक्शन होने पर इसी क्रिया को अधिक तीव्र गति से कराती हैं।
तो इस तरह से एडेप्टिव इम्यूनिटी भले ही थोड़ी देर में स्थापित होती है, लेकिन आगे के लिए लगभग ये स्थायी हो जाती है और इससे अधिक सुरक्षा की स्थापना हो जाती है। इस तरह आपने बॉडी के इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जाना। अब अगले ट्यूटोरियल में आप स्पेशली SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के प्रति बॉडी के इम्यून रिस्पांस और इसकी इम्यून पैथोलॉजी तथा कोविड-19 के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। टिल देन, बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स, stay safe and healthy. Thank you.